हेलो एवरीवन। आज की क्लास आर्यों की लास्ट क्लास होगी। इस लास्ट क्लास में हम आर्यों के विस्तार और आर्यों की एक विशेषता थी स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग, जो धार्मिक कामों के लिए शुभ संकेत माना जाता था। आज के समय में भी आप स्वास्तिक चिन्ह के प्रयोग को आप देख सकते हैं, जो धार्मिक कामों के लिए शुभ संकेत माना जाता है। कल से हम वैदिक काल के बारे में सीखेंगे। इंडो आर्यन का विस्तार यानी आर्यों का विस्तार। आर्य भारत में किस क्षेत्र से आए? आर्य आर्यों का मध्य एशिया से भारत में पलायन को इंगित करने वाले आनुवांशिक संकेतों को हम याद कर सकते हैं। यानी वो कौन सा एविडेंस है जिससे हमें पता चलता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए। आर्य मध्य एशिया से भारत में आए, वो कौन सा एविडेंस है जिससे हम ये जान पाते हैं? उस एविडेंस में आता है आनुवांशिक संकेत। उसमें क्या आता है? आनुवांशिक संकेत आता है। मनुष्य की रक्त कोशिकाओं में आनुवांशिक विशेषता डीएनए के रूप में जाना जाता है। मनुष्य की रक्त कोशिकाओं में आनुवांशिक विशेषता डीएनए के रूप में जाना जाता है। वे वंशानुगत होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मनुष्य की रक्त कोशिकाओं में आनुवांशिक विशेषता डीएनए के रूप में पाया जाता है। वे वंशानुगत होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाते हैं। अनुमानता ईसा पूर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अनुमानता ईसा पूर्व 8000 में मध्य एशिया के मैदानी क्षेत्र के एक छोर से दूसरे छोर में फैले लोगों में कुछ विशेष आनुवांशिक संकेत दिखाई देते हैं। तो आज के टॉपिक्स में हम सीख रहे हैं इंडो आर्यों का विस्तार। यानी आर्य मध्य एशिया से भारत आते हैं। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से कहाँ पे होता है? भारत में होता है। तो आर्य मध्य एशिया से भारत में जो आते हैं, क्या एविडेंस है? कैसे हमें पता चलता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आते हैं? उसका एविडेंस क्या है? कैसे हम जान पाते हैं? तो क्या है? आनुवांशिक संकेत। क्या एविडेंस है? आनुवांशिक संकेत। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस आनुवांशिक संकेत में आता है, आनुवांशिक संकेतों को हम M17 कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का। कैसे बन सकता है कि वो कौन से संकेत हैं जिससे हमें ये पता चलता है, जिससे हमें आर्यों के आगमन के बारे में पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए। वो कौन से ऐसे आनुवांशिक संकेत हैं, वो कौन से आनुवांशिक संकेत है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से भारत में आए? M17 नामक आनुवांशिक संकेत से हमें पता चलता है कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से कहाँ पे आते हैं? भारत में आते हैं। तो यूपीएससी एग्जाम में और क्या कहेंगे लोगों, क्वेश्चन बनेगा, ये पूछ सकता है, जैसे स्टेटमेंट में डाल दिया कि M17 नामक आनुवांशिक जो संकेत हैं, M17 नामक जो आनुवांशिक संकेत हैं वो क्या स्पष्ट करता है? इससे हमें क्या पता चलता है? M17 नामक जो आनुवांशिक संकेत हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? M17 नामक आनुवांशिक संकेत से हमें इंडो आर्यों का यानी आर्यों का मध्य एशिया से भारत में आगमन का पता चलता है। एक स्टेटमेंट ही डाल देगा, तो स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। जैसे यूपीएससी एग्जाम में या स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्या एंगल होगा? यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 का जो हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि जो स्टैटिक पोर्शंस होते हैं करंट अफेयर्स को, अगर हम 40 क्वेश्चंस को 150 क्वेश्चंस में अगर हम 35 से 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को निकाल दें, तो जो 110 क्वेश्चंस बच रहा है, उस 110 क्वेश्चंस में 75 to 80 क्वेश्चंस यानी 75 से 80 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी से पूछे गए। तो इट इज क्लियर दैट कि अब स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी की बुक एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया है। जिस प्रकार यूपीएससी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसी प्रकार स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता जा रहा है। ऐसे में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के फैक्ट पे पकड़ बनाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो एनसीईआरटी के अंदर के जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट्स हैं, वो क्वेश्चन बनने के इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं, इसलिए उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। जो आप पढ़े क्लियर करके पढ़े, स्पष्ट, कम पढ़े लेकिन वो सही तरीके से पढ़े, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ते जा रहे हैं, सोर्स सब बहुत ज्यादा ऐड करते जा रहे हैं, बट उसमें क्वालिटी नहीं आ रहा है। और यदि आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में क्वालिटी नहीं आ रही है, यानी आपकी प्रिपरेशन में धार नहीं आ रही है, धार कब आएगी? जब उसमें क्वालिटी होगी। तो आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम क्लियर करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यूपी पीसीएस और
यूपीएससी एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीपीसीएस एग्जाम पूरा का पूरा अब एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता जा रहा है। अब आप स्टेट पीस यानी यूपीपीसीएस एग्जाम भी अगर आपको क्लियर करना है तो आप लूसेंट पढ़ करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ करके केवल आप स्टेट पीसीएस एग्जाम यूपीपीसीएस एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। यदि आप सोचो कि यूपीपीसीएस एग्जाम लूसेंट और घटना चक्र पढ़ के केवल क्लियर कर लो तो नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि यूपीपीसीएस एग्जाम का स्टैंडर्ड भी यूपीएससी एग्जाम के जैसा होता जा रहा है। इस बार के 2024 के पीसीएस के एग्जाम से क्लियर हो जा रहा है। 110 क्वेश्चंस जो स्टैटिक पोर्शंस के होते हैं उसमें से 75 से 80 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के फैक्ट से पूछे गए थे और काफी लॉजिकल क्वेश्चंस थे। तो ऐसे में ये भी क्लियर होता है, उसके एनालिसिस से भी क्लियर होता है कि अगर आप एनसीईआरटी रट रहे हो आप एनसीईआरटी रट रहे हो, मोटी मोटी बुकें आप रट रहे हो, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सोर्स आपका कम ही हो, यानी एनसीईआरटी सोर्स आप रखिए, ओनली आप ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का सोर्स ही आप रखें। हिस्ट्री में, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के लिए आपको 3 एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है, और जियोग्राफी क्लास 6 से लेकर 8 की ओल्ड एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी पड़ती है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में जियोग्राफी की क्लास 6 से 8 तक की है और हिस्ट्री की प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3। आफ्टर डेट सभी न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। केवल आप एनसीईआरटी को ही सही तरीके से जो सभी ओल्ड न्यू एनसीईआरटी है और जो कुछ ओल्ड एनसीईआरटी वो इसी को आप क्वालिटी से पढ़िए, मतलब समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे से पढ़िए, तो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने की आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। और स्टेट पीसीएस एग्जाम भी, यूपीपीसीएस खासतौर से यूपीपीसीएस एग्जाम क्लियर करने की आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे हर एक स्टेट पीसीएस एग्जाम में एनसीईआरटी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके लिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या डाल दिया कि M17 अनुवांशिक संकेत M17 किसको स्पष्ट करता है? अनुवांशिक संकेत M17 निम्नलिखित में से किस कथन को स्पष्ट करता है? तो आंसर क्या होगा? इससे हमें आर्यों के मध्य एशिया से भारत में आगमन का पता चलता है। ठीक है, वे मध्य एशिया के 40, देखिए इन अनुवांशिक संकेतों को M17 कहा जाता है, यानी जिस अनुवांशिक संकेतों से हमें आर्यों के मध्य एशिया से भारत में आगमन का पता चलता है उसे हम M17 के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम M17 के नाम से जानते हैं। वे मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाए जाते हैं। वे मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाए जाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने उन्हें दिल्ली में देखा, वे मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाए जाते हैं। ये जो M17 नाम का अनुवांशिक संकेत है, ये मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाए जाते हैं। जब वैज्ञानिक ने उन्हें दिल्ली में देखा तो उन्होंने 35% से अधिक हिंदी बोलने वालों में से पाया। जब वैज्ञानिकों ने उन्हें दिल्ली में देखा तो उन्होंने 35% से अधिक हिंदी बोलने वालों में इसे पाया। जब वैज्ञानिकों ने उन्हें दिल्ली में देखा तो उन्होंने 35% से अधिक हिंदी बोलने वालों में से पाया। इससे में पता चलता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से कहां पे भारत में आए, यानी आर्यों के मध्य एशिया से भारत में आगमन का हमें पता चलता है। इस फैक्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन द्रविड़ भाषी में ऐसा 40% में ही पाया जाता है। अब यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये जो अनुवांशिक संकेत हैं, ये जो अनुवांशिक संकेत हैं, ये मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाए जाते हैं। जबकि वैज्ञानिकों ने उन्हें दिल्ली में देखा तो उन्हें 35% से अधिक, दिल्ली के अंदर 35% से अधिक हिंदी बोलने वालों में से वैज्ञानिक पाते हैं। मध्य एशिया में देखिए कभी कभी ये होता है, पूछ लेता है कि किस जोन में ज्यादा देखने को मिलता है, तो मध्य एशिया में 40%, दिल्ली में 35%, वहीं द्रविड़ भाषा यानी दक्षिण भारत में अगर हम देखें, द्रविड़ भाषा के क्षेत्र यानी दक्षिण भारत में हम देखें तो 10% में ही पाया गया है। यदि हम दक्षिण भारत में देखें तो कितने % में पाया गया है? 10% में ही पाया गया है। यदि हम दक्षिण भारत में देखें तो कितने % में पाया गया है? 10% में ही पाया गया है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार ईसापुर 8000 के बाद मध्य एशिया से इंडो आर्यन का पलायन हुआ। जीव विज्ञानियों के अनुसार ईसापुर 8000 के बाद मध्य एशिया से इंडो आर्यों का पलायन हुआ, लेकिन भाषाविदों और पुरातत्वविदों ने इसे ईसापुर 2000 बताया। अब यहाँ पे देखिए, जो जीव वैज्ञानिकों के अनुसार ईसापुर 8000 के बाद
ईसापुर 8000 के बाद मध्य एशिया से इंडो आर्यन का पलायन हुआ, लेकिन भाषाविदों, जो भाषाविद हैं और जो पुरातत्वविद हैं, इनके अनुसार ईसापुर 2 बताया गया। तो यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, यानी जीव विज्ञानियों के अनुसार कुछ और है और भाषाविदों और पुरातत्व के अनुसार कुछ और होते। एक एंगल ये भी हो गया कि क्या इस पे भाषाविद और जो पुरातत्वविद हैं और जो जीव वैज्ञानिकों के द्वारा जो पता चलता है, क्या इनकी राय एक ही है? नहीं, इनकी राय अलग अलग है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार ईसापुर 8000 के बाद मध्य एशिया से इंडो आर्यन का पलायन हुआ, वहीं भाषाविदों और पुरातत्वविदों ने इसे ईसापुर 2000 बताया है। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आर्यों की, एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह आर्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आज भी इस प्रतीक को, चिन्ह को आप भारत में देख सकते हैं। इसे धार्मिक कामों के लिए शुभ संकेत माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह को धार्मिक कार्यों के लिए शुभ संकेत माना जाता है। आज भी आप भारत में इस संकेत को, यानी स्वास्तिक संकेत को, स्वास्तिक प्रतीक को बड़े पैमाने पर देख सकते हो, जिसे धार्मिक कामों के लिए शुभ संकेत माना जाता था। यह आर्यों का संकेत माना जाता है। ये स्वास्तिक है, ये आर्यों का संकेत माना जाता है। यह समबाहु क्रॉस द्वारा निर्मित प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। या समबाहु क्रॉस द्वारा निर्मित प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त है। आप देख सकते हैं, जो वाल होते हैं, जो दीवार होते हैं, आप दीवार पे आप बना हुआ आप देख सकते हैं, या कोई आप धार्मिक प्लेस पे जा रहे हैं, अगर आप किसी धार्मिक प्लेस पे जा रहे हैं, जैसे किसी टेम्पल को आप विजिट कर रहे हैं, किसी टेम्पल को देखने के लिए आप जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे उस टेम्पल के वाल पे, दीवार पे या फ्रंट साइड पे जब आप इंटर करते हैं, तो वहाँ पे आप इस स्वास्तिक सिंबल के, स्वास्तिक प्रतीक को आप देख सकते हैं। ये आर्यों का क्या है? संकेत है। ये आर्यों के प्रतीक को दर्शाता है स्वास्तिक। इससे धार्मिक कामों के लिए शुभ संकेत माना जाता है। मैके के अनुसार स्वास्तिक प्रतीक का उद्भव एलम में हुआ। मैके के अनुसार स्वास्तिक प्रतीक का उद्भव कहाँ पे हुआ? एलम में हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी ज़्यादा उसमें रहते हैं और फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्भव स्थान क्या है। मैके के अनुसार स्वास्तिक प्रतीक का उद्भव एलम में हुआ। अब जैसे यूपीएससी एग्जाम में अगर स्टेटमेंट को डालता है, तो एलम जो लोकेशन को चेंज कर सकता है, कोई दूसरा लोकेशन डाल सकता है, लेकिन आपको पता है कि मैके के अनुसार स्वास्तिक प्रतीक का उद्भव कहाँ पे हुआ? एलम में हुआ। आपका होमवर्क है, आपको पता करना है कि प्रेजेंट टाइम में एलम किस कंट्री में है। आपको ये होमवर्क आपको भी पता करना है। आपके ये ओल्ड एनसीईआरटी रामचंद्र शर्मा की बुक है, आप इसको अपने साथ रखें और साथ ही साथ इसको हम मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। आप अपनी पकड़ एनसीईआरटी की बुक पे बना सकते हैं साथ में। तो अभी आप हाईलाइट करें कि मैके के अनुसार स्वास्तिक प्रतीक का उद्भव एलम में हुआ। होमवर्क क्या है? आपको पता करना है एलम किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है कि यूरोप महाद्वीप में है, और जिस भी महाद्वीप में है उस महाद्वीप के किस देश में है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आप हाईलाइट करेंगे ईसापुर। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हाईलाइट करना है, ईसापुर 2000 में या हड़प्पा संस्कृत में आया। ईसापुर 2000 में या हड़प्पा संस्कृत में आया। तो हड़प्पा संस्कृत में ये जो स्वास्तिक का प्रतीक है, स्वास्तिक का जो चिन्ह है, स्वास्तिक का जो प्रतीक है, ये हड़प्पा में कब आया? हड़प्पा संस्कृत में कब आया? ईसापुर 2000 में आया। ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है, जो स्वास्तिक का प्रतीक है, ये ईसापुर 2000 में या हड़प्पा संस्कृत में आया। जो स्वास्तिक का प्रतीक है, ये ईसापुर 2000 में या हड़प्पा संस्कृत में आया। अब एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का, जैसे एग्जाम में डाल सकता है कि हड़प्पा संस्कृत में किस टाइम लाइन में आ रहा है। तो हड़प्पा संस्कृत में जो स्वास्तिक चिन्ह है, जो स्वास्तिक प्रतीक है, ये हड़प्पा संस्कृत में किस टाइम लाइन में आ रहा है? ईसापुर 2000 के आसपास आ रहा है। हड़प्पा संस्कृत में जो स्वास्तिक सिंबल है, स्वास्तिक प्रतीक है, जो धार्मिक कार्यों के लिए शुभ संकेत माना जाता है, ये हड़प्पा संस्कृत में यानी हड़प्पा सभ्यता में कब आता है? ईसापुर 2000 में आता है। अब वहीं हम दक्षिण ताजिकिस्तान की बात करें तो दक्षिण ताजिकिस्तान में या ईसापुर 1200 के आसपास आया। अब देखिए, यदि मध्य एशिया में ताजिकिस्तान मध्य एशिया में स्थित है, और यदि हम ताजिकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे ईसापुर 1200 के आसपास आता है। और हड़प्पा संस्कृत में यानी हड़प्पा सभ्यता में कब आता है? हड़प्पा संस्कृत में कब आता है? ये
ईसा पूर्व 2000 के आसपास आता है। तो टाइमलाइन ये इंपॉर्टेंट एंगल होता है क्वेश्चन बनने का, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मध्य एशिया में आया कि सबसे पहले हड़प्पा संस्कृत में आया। तो इससे पता चला कि सबसे पहले हड़प्पा संस्कृत में आया, क्योंकि हड़प्पा संस्कृत में ईसा पूर्व 2000 के आसपास आता है, और वहीं ताजिकिस्तान में यानी मध्य एशिया के भीतर जो ताजिकिस्तान स्थित है वहां पे ईसा पूर्व 1200 के आसपास आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक यह आर्यों द्वारा अपनाया जा चुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक यह आर्यों द्वारा अपनाया जा चुका था, और ईसाई युग की प्रारंभिक सदी में यह ब्राह्मणवादी संस्कृत का प्रतीक माना गया था। इस फैक्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक यह आर्यों द्वारा अपनाया जा चुका था, यानी ईसा पूर्व 1200 तक जो आपको बताया जाए कि मध्य एशिया में ये कब आया, मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में कब आया, ईसा पूर्व 1200 के आसपास। तो इस ईसा पूर्व 1200 के आसपास ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व 1200 के आसपास इस सिंबल को, इस प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह को आर्यों के द्वारा अपनाया जा चुका था। और ईसाई युग की प्रारंभिक सदी में ईसाई युग की प्रारंभिक सदी में यह ब्राह्मणवादी संस्कृत का प्रतीक माना गया था। और ईसाई युग की प्रारंभिक सदी में यह ब्राह्मणवादी संस्कृत का प्रतीक माना गया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे हमने कहा कि टाइमलाइन सीधे नहीं पूछेगा, वो आपसे ये टाइमलाइन नहीं पूछेगा कि किस टाइमलाइन में, मतलब किस टाइमलाइन में देखा गया, ईसा पूर्व 2000 में या ईसा पूर्व 1200, इससे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछ सकता है। तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि ईसा पूर्व 2000 के पास कहाँ पे आया, ईसा पूर्व 1200 में कहाँ पे आया। इनडायरेक्टली आपसे कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि ये जो स्वास्तिक प्रतीक है, जो स्वास्तिक संकेत है, जो स्वास्तिक चिन्ह है, जो स्वास्तिक प्रतीक है, जिसका प्रयोग हम धार्मिक कार्यों के लिए करते हैं, इसे हम धार्मिक कामों के लिए इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये जो धार्मिक कामों के लिए शुभ संकेत माना जाता है। जो स्वास्तिक का चिन्ह प्रतीक है, ये धार्मिक कामों के लिए शुभ संकेत माना जाता है। या सबसे पहले मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में आता है। अगर मैं कहूँ कि जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक प्रतीक है, जो धार्मिक कामों के लिए शुभ संकेत माना जाता है, सबसे पहले ये मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में ईसा पूर्व 1200 के आसपास आता है, जबकि हड़प्पा संस्कृत में ये ईसा पूर्व 2000 के आसपास आता है। यानी सबसे पहले कहाँ पे आता है, ये हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा संस्कृति में कब आता है, ईसा पूर्व 2000 के आसपास आता है। और मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में कब आता है, ईसा पूर्व 1200 के आसपास आता है। तो ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कहाँ पे, किस क्षेत्र में सबसे पहले आता है, फिर किस क्षेत्र में आता है, फिर किस क्षेत्र में आता है। तो एक टाइम लाइन ये पता होने से कभी कभी अरेंज करने के लिए आ जाता है कि बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करिए, घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये एंगल भी आपको यूपीएससी स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन बनने के आपको दिखाई देंगे। आई होप डेट की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल की क्लास से हम वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे, और बुक क्या होगी आपकी, ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक। आपके पास विश्व के मैप होने चाहिए और इंडिया के मैप होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास ये ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक होनी चाहिए। हमने आपको कई बार आपको क्लियर कर दिया है कि यदि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस हिस्ट्री से आपकी जियोग्राफी के भी फैक्ट तैयार होते हैं। आप हिस्ट्री के अंदर आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से आप जियोग्राफी पे एक बेहतर पकड़, एक अच्छी पकड़ आप बना सकते हो जियोग्राफी पे, अगर आप इसके पढ़ने का अप्रोच आपका स्मार्ट तरीके से अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो, क्योंकि इससे जियोग्राफी के बहुत से कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके इस बुक के थ्रू तैयार होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।